आप कई बार जब बाजार जाते हैं तो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास में जो रुपए हैं वो तो थोड़ी देर में खर्च हो जाएंगे। जैसे आप 1 लाख रुपए लेके गए और आपने 2-3 मद है उन पे खर्च करना है। जैसे 10% है और 20% है, 40% है और मान लीजिए 30% है। ये 3-4 मदें हैं उन पे आपको खर्च करना है। जैसे इसका कोई गहना आपको खरीदना है, इसके कोई कपड़े खरीदने हैं और ये शिक्षा पर खर्च करना है और ये मान लीजिए आपको भोजन पर खर्च करना है। तो आप देखेंगे कि कुल मिला के 1 लाख में से जैसे 10% का भोजन खा लिया या भोजन पे खर्च कर दिया या किराना का सामान लेके आ गए तो 10,000 रुपए तो यहाँ पे आपके खर्च हो चुके हैं। 10 के इसको लिख देते हैं। 20% तो 1 लाख का 20% हो गया, 20,000 यहाँ पे खर्च। 40% 40,000 हो गया और 30% 30,000 हो गया। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि 30 और 40 हो गए 70, 70 और 20 हो गए 90, 90 और 10 हो गए 100। मतलब 1 लाख रुपए पूरे खर्च हो चुके हैं। और कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको अब कोई भी चीज खरीदनी है, कोई भी वस्तु खरीदनी है, उसके लिए आपके जेब में 1 रुपया तक भी नहीं बच पाएगा। तो अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं कि ये समस्या आपके साथ में कभी नहीं आए, मतलब आप बाजार में कुछ पैसे लेके जाएं और वो कभी खत्म ही नहीं हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि मुझे जो भी खर्चा करना है वो 1 लाख में से ना करके जो बच जाए, मतलब जो शेष बच जाए उसमें से करना है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो फिर आपके पास में कभी रुपए खत्म होंगे ही नहीं और आप जितनी भी खरीदारी क्यों नहीं कर लो, जब घर पे लौटेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बचा के लाओगे। बशर्ते कि आपको 90 मतलब 9 से ज्यादा, मतलब आपको 100% खर्च नहीं करना एक साथ में, आप अधिकतम 99% खर्च कर सकते हैं। तो आपके पास में ऐसा होगा कि जब आप घर लौटेंगे उस टाइम जेब में कुछ ना कुछ रुपए जरूर बचेंगे। चलो देखते हैं कि ये बात सत्य है या फिर असत्य है। तो 1 लाख रुपए लेके गए, सबसे पहला खर्चा कर दिया आपने भोजन पे, कितने प्रतिशत का? 10% का। तो 10% खर्च कर दिया, मतलब कितना खर्च कर दिया? 10 के, मतलब 10,000 रुपए खर्च कर दिए। अब कंडीशन लगा दी कि अब की बार जो आप खर्च करेंगे वो शेष में से खर्च करेंगे। तो शेष कितना बच गया? तो 90,000, मतलब 90,000 आपके पास में शेष है। अब जो नेक्स्ट खर्चा करेंगे 20% का, वो कितने पे? शेष पे से। तो कितने हैं? 90, 90 का 20% हो गया 18,000। इस बार अब आप कितना खर्च करेंगे? 18,000। अब आपके पास में जब तीसरा खर्चे करेंगे तो वही कंडीशन की अब आपको कितने में से खर्च करना है? शेष में से। तो 90 में से 18 खर्च कर दिए तो बच गए कितने? 72, 72,000 आपके पास में बच चुके हैं। अब आप 72,000 का 40% खर्च करेंगे तो 7 चौके 28, 28 तो वो हो गए और 4 दूना 8 हो गए, 28,800 रुपए आप खर्च करेंगे। मान लीजिए इसको आप अधिक मान के भी 29,000 मान लेते हैं या 28,800 ही मान लेते हैं। 28,800 रुपए आपने यहाँ पे खर्च कर दिए। 72,000 में से आप 20,000 निकालेंगे तो 52,000 बच गया। उसमें से फिर 8,000 निकालेंगे तो 54,000। उसमें से फिर से आप 800 रुपए निकालेंगे तो 53,200 रुपए आपके पास में बचेंगे, मतलब 53.2 के आपके पास में शेष रहेगा। अब की बार जब आप 30% का खर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि 53.2 के का 30% आप खर्च भी करेंगे तो 50 का 30 हो गया 15,000 वो हो गया और 3,000 का 30% हो गया 900, 15,900 तो वो हो गए और 200 रुपए का 30% हो गया 60। तो 15,960 आप खर्च करेंगे, 15,960 रुपए। इसको आप के में बदलना चाहते हैं तो ऐसे भी बदल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 53,000 में से 15,000 घटाएंगे, उसके बाद में भी आपके पास में काफी सारे रुपए शेष बच जाएंगे। जबकि पिछली बार क्या हुआ था, पूरे पैसे आपसे खर्च हो चुके थे, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बच पाई थी। तो ये कंडीशन अगर आप लगाते हैं तो आपके पास में जितने भी पैसे होते हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। अब हमें कंपटीशन एग्जाम में ये देखना है कि इससे आधारित, इससे रिलेटेड जो सवाल है वो कैसे पूछा जाता है। तो सवाल ऐसे बनता है कि राम के पास में 1 लाख रुपए थे, वह उनमें से 10% भोजन पर, शेष का 20% कपड़ों पे, फिर शेष का 40% गहनों पे, फिर शेष का 30% अन्य मदों पे या शिक्षा पर खर्च करता है। तो बताइए राम के पास में कुल कितने रुपए शेष बचते हैं, मतलब उसका अंतिम मान आपको ज्ञात करना है कि जब वो 1 लाख रुपए लेके बाजार में गया था तो वह खर्च करते 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 लास्ट में कितना रुपया बचा लेता है, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह कुल कितने रुपए खर्च कर देता है। इसके लिए देखो एक सीधा सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है
और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। और उस तरीके से हम लगभग 5 या 6 प्रकार के अलग अलग सवाल सरल करने वाले हैं, जिसमें जनसंख्या से संबंधित सवाल, और जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल, और किसी मशीन के डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास से संबंधित सवाल भी सरल करने वाले हैं। अब देखते हैं, देखो उदाहरण लेते हैं हम 100 से। जैसे किसी के व्यक्ति के पास में 100 रुपए है, क्योंकि हम प्रतिशतता पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रतिशतता में लेवल 4 हो चुके हैं और ये है लेवल नंबर 5वां। हेडिंग लिखेंगे लेवल नंबर 5 और इसमें लिखेंगे कि जब शेष में से खर्च हो या शेष में से कमी हो तो अंतिम मान मतलब अंत में क्या बचेगा वो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जैसे किसी व्यक्ति के पास में 100 रुपए है, सबसे पहले वह 10% खर्चा करता है, मतलब माइनस करता है 10%। तो 10% वह खर्च करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि उसके पास में शेष कितना रुपया बचेगा, 90 रुपए बचेंगे। उसके बाद में मैं कहता हूं कि शेष का 20% वह खर्च करता है, तो 90 का 20% होता है 9 दूना 18, मतलब 18 रुपए फिर खर्च करेगा। तो वह यहाँ पे 10 रुपए खर्च कर रहा था और यहाँ पे 18 रुपए खर्च करेगा। यहाँ पे मैं खर्चा लिख देता हूँ और यहाँ पे ये शेष लिख देता हूँ और यहाँ पे कितना प्रतिशत खर्च करना है वो लिख देता हूँ। अगर 90 मतलब शेष है, शेष का 20% खर्च करेगा मतलब 18 रुपए खर्च करेगा, तो उसके पास में कितने रुपए बचेंगे, 72 रुपीज बच जाएंगे। अब हम इसको देखो उदाहरण मतलब सूत्र के माध्यम से देखते हैं। तो मैं आपको एक सूत्र लिखवाता हूं, देखो कैसे। आपके पास में अंत में कितना बचेगा उसको लिखना है, तो आप लिखेंगे अंतिम मान, मतलब अंत में कितना बचेगा, अंतिम मान बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक मान, अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान कोष्टक 100, क्योंकि कैलकुलेशन किस पे कर रहे हैं हम, 100 पे कर रहे हैं, प्रतिशतता हम पढ़ रहे हैं। तो 100 उसके बाद में प्लस या माइनस x% बट्टे 100 और यहाँ पे 100 प्लस माइनस y% बट्टे 100 और उसके बाद में 100 प्लस माइनस z% बट्टे 100। मैंने यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह हटा के बट्टे में 100 पहले से लिख दिया है, इसलिए बोलने में z% बोलता हूँ लेकिन लिखता केवल z हूँ, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा बटे में 100 आ जाएगा, वो मैंने खुद लिख दिया है। अब अंतिम मान देखो यहाँ पे कितना रुपया बचता है, 72 रुपए। अब ये हम इस सूत्र के माध्यम से भी चेक करते हैं। प्रारंभ में वह व्यक्ति कितने रुपए लेके गया था, 100 रुपए, तो ये 100 रुपए लेके गया। सबसे पहला खर्चा किया कितने का, 10% का। तो अगर खर्च करते हैं या कमी होती है तो माइनस का चिन्ह यूज करना है। अगर वृद्धि होती है या बढ़ोतरी होती है, या मान लीजिए जैसे ब्याज है उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती है, जनसंख्या उसमें लगभग हमेशा बढ़ोतरी होती है, तो वैसी कंडीशन में आपको प्लस का चिन्ह यूज करना है। बढ़ोतरी वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो है ना, लेस हो तो वहां पे डिस्काउंट हो तो वहां पे माइनस का चिन्ह यूज करना है। तो पहली जो कमी हो रही है वो 10 की हो रही है, तो आप लिखेंगे 100 और माइनस 10 और बट्टे में 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 100 में से 10 गया तो 90 और बट्टे में 100। आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना बचेगा, 90 रुपया। देखो यहाँ पे भी शेष कितना बचा था, 90। अब आपको इस शेष का देखेंगे, आप समझेंगे कि शेष का आपको 20% खर्च करना है। अब 20% खर्च करने का मतलब हो गया कि 80% आपके पास में बच जाएगा। तो आप या तो ऐसे लिख दो कि 90 का आपके पास में 20% खर्च कर दोगे तो 80% मान बच जाएगा। या मैं इस 90 को देखो, ये 90 कहां से आया, इस पद से, ये पद कहां से आया, इस पद से, तो क्यों ना मैं इसी को 90 मान लूं, क्योंकि इसको सरल करेंगे तो 90 आने वाला है। और 90 का आपको केवल 80% चाहिए, तो क्यों ना मैं का की जगह गुणा का चिन्ह लगा दूं और 80% को ऐसे लिख दूं 100 और माइनस 20 और बट्टे 100, क्योंकि 80% का चिन्ह हटाएंगे तो वो बट्टे में 100 आने वाला है। तो देखो वही पद आ गया, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके जितना खर्च कर रहा हूं उसको स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे लिखता जाता हूं और इसी को सरल कर लेता हूं, क्योंकि ये तो क्या है 90 और ये का चिन्ह मतलब गुणा, और ये कितना है 80%, 100 माइनस 20 हो गए 80 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। तो ये देखो सूत्र बन गया। ठीक, अब इसको सरल करूंगा तो वही आएगा 72। कैसे, ये 100 था, इसका 90% मतलब 100 माइनस 10 बट्टे 100 मतलब 90 बट्टे 100 और इसका फिर कितना 80 बट्टे 100। जब कैलकुलेशन करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुके हैं। 9 गुणा 8 9 अंटे होता है 72, कितना बचा 72 और ये किसका मान आता है, जो अंत में बचता है, मतलब अंतिम मान का मान आ गया कितना, 72 रुपया। तो आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आप इसे नोट कर लेंगे। आप ये सूत्र लिख लो,
कि जब शेष में वृद्धि अथवा कमी हो तो अंतिम मान बराबर। जब शेष में वृद्धि अथवा कमी हो तो अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान कोष्टक 100 प्लस माइनस x बट्टे 100, 100 प्लस माइनस y बट्टे 100, 100 प्लस माइनस z बट्टे 100। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको थोड़ी देर धैर्य बना के रखना है। अभी जो मैंने आपको सूत्र बताया वो बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन मैं 2-4 सवाल आपको सोल्व करा दूं, उसके बाद में आपको स्टेप कम करना सिखा दूंगा और लास्ट में आप देखेंगे कि आप केवल वही पद लिखेंगे जिससे कैलकुलेशन करने के बाद में उत्तर आ जाएगा। मतलब सिर्फ आप एक लाइन में ले आएंगे और एक लाइन में आप पूरा सवाल सोल्व कर लेंगे, आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी करनी नहीं पड़ेगी। तो धैर्य बनाए रखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले बेसिक से चलते हैं, उसके बाद में हम सीधा तरीका बिना पेन के सरल करने वाला तरीका देखेंगे। तो पहले एक सवाल देखते हैं। लिखेंगे एक व्यक्ति अपनी आय का, ये सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लिखेंगे एक व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर, शेष का 20% मनोरंजन पर, शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। उस व्यक्ति की बचत कितने प्रतिशत है? उस व्यक्ति की बचत कितने प्रतिशत है? तो जब लिखा हो शेष शब्द, मतलब शेष पर खर्चा करना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको वही सूत्र याद करना है, वही सूत्र अप्लाई करना है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था। तो सूत्र था अंतिम मान बराबर, आप बार बार सूत्र लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। अंतिम मान बराबर था प्रारंभिक मान और कोष्टक में 100 प्लस अथवा माइनस x बटे 100, उसके बाद में 100 प्लस अथवा माइनस y बटे 100 और उसके बाद में 100 प्लस अथवा माइनस z और बट्टे में 100। ये चौथा पद भी आ सकता है आगे, अगर 4 पद हो तो हम और भी आगे लिखते जाएंगे। तो डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम मान का मतलब क्या होता है? जैसे आप नॉर्मली इसको समझेंगे कि कोई व्यक्ति जब महीने की 1 तारीख से शुरुआत करता है तो उसके अकाउंट में जितना सैलरी आती है वो उसकी आय होती है, वो 100% होती है। उसके बाद में वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं उनमें से वो कुछ कुछ खर्च करता रहता है और महीने के एंड में जैसे 29 तारीख को उसके अकाउंट में जितना बैलेंस बचता है वो उसका अंतिम शेष कहलाता है या उसकी बचत कहलाती है। तो यहाँ पे अंतिम मान का मतलब क्या होगा? बचत। तो इस सवाल के लिए अंतिम मान का मतलब क्या है? बचत है। और प्रारंभिक मान का मतलब क्या है? आय है। तो आप कोष्टक में लिख सकते हैं कि अंतिम मान का मतलब बचत, प्रारंभिक मान का मतलब आय। किस सवाल के लिए? इस सवाल के लिए। अब आपको अंतिम मान का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले प्रारंभिक मान। अब यहाँ पे उसकी आय दे रखी है क्या? नहीं, तो हम कितना माने? 100 मान लेते हैं ताकि जो कैलकुलेशन होगी वो प्रतिशत में हो जाएगी। तो प्रारंभिक मान का मतलब प्रारंभिक मान ऐसा मान लिया, आय उसकी 100 रुपया मान ली। सबसे पहला खर्चा 10% का, तो खर्चा होता है माइनस, तो 100 माइनस 10 करेंगे, मतलब 100 माइनस 10 करेंगे और बट्टे में 100 लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा जो खर्चा है वो कितने का? 20% का। पहला खर्चा 10% का, दूसरा खर्चा शेष पे है, तो ये जो शेष है इसका 20% और लेस कर देंगे। तो ये 100 और लेस करने का मतलब माइनस किया 20 और बट्टे में 100। उसके बाद में तीसरा खर्चा 30% का, तो 100 माइनस 30 करेंगे, तो 100 माइनस 30 बट्टे 100 ऐसे कर देंगे। थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि बिना सूत्र के आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल लेंगे, वो भी तरीका सिखाया जाएगा। तो ये हो गया 100 में से 10 गया तो 90 बट्टे 100। उसके बाद में 100 में से 20 गया तो 80 बट्टे 100। उसके बाद में 100 में से 30 गया तो 70 बट्टे 100। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा हुआ उसका ध्यान रखना। कैलकुलेशन करते हैं तो देखो
9 अंटे कितना होता है 72। 72 को 7 से गुणा करना है। 70 को 7 से गुणा करते हैं तो 490 आता है, और उसके बाद में 2 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 दूना 14 आता है। तो 70 को 7 से गुणा किया 490, उसमें 14 जोड़ेंगे तो 500 और 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 और 4। लेकिन बट्टे में कितना बच गया था 10, उसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50.4 आ जाएगा। ठीक, 50.4 आ गया। ये क्या आया अंतिम मान आया। इसका मतलब वह कितने रुपए बचा लेता है। अंतिम मान का मतलब क्या हुआ बचत। बचत कितनी है 50.4। ये बच गया, कम होते 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 बच गया। इसका मतलब उसकी बचत कितनी है 50.4 है। अब आपको पूछा है कितने प्रतिशत है, तो आपने आय को अगर 100 मानना है तो 100 रुपए में से जितना बच जाता है वो प्रतिशत बचत कहलाती है। तो ये हो गया 50.4%। ये तो हो गया भाई सूत्र वाले तरीके से। अब हम सीधा तरीका देखते हैं कि हम सूत्र क्यों यूज करें। हम एग्जाम में डायरेक्ट उत्तर नहीं निकाल सकते क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखो आपको ज्ञात क्या करनी है बचत, मतलब कितना बच गया वो ज्ञात करना है। तो पहले देखो आपको एक दूसरा उदाहरण समझाता हूं। एक व्यक्ति के पास में जो कुछ भी होता है वह अपने आप में 100% होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पानी का गिलास है और आप आईएएस का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पे ऐसे सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। और ये आधा पानी का गिलास है, यहां तक आधी ऊंचाई तक ये भरा हुआ रहता है, और आपसे यही सवाल पूछा जाता है बताइए ये कितना भरा है। तो अमूमन जो नॉर्मल साधारण स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि सर ये 50% भरा है। लेकिन जो ब्रिलियंट होता है वो कहता है कि ये 100% भरा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो पागल तो नहीं है ना जो ये कह रहा है कि 100% भरा हुआ है। वो कहेगा कि ये 100% भरा हुआ है, उसमें से 50% तो पानी से और बाकी 50% हवा से भरा हुआ है। और यही इतनी पॉजिटिविटी अगर किसी के दिमाग में होती है तभी वो सेलेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो ये 100% भरा हुआ है किससे, पानी और हवा के मिश्रण से। तो आपको भी यही मानना है, आपको भी वही आईएएस का दिमाग रखना है और ये मानना है कि किसी व्यक्ति के पास में जो कुछ भी है आपकी नजरों में हो सकता है वह अधूरा हो, लेकिन वह अपने आप में कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। तो इस व्यक्ति के पास में जो भी इनकम थी वो अपने आप में कितनी थी 100% थी। ठीक, उसके बाद में सबसे पहले उसने खर्च कर दिया कितना 10%। तो देखो 10% का मतलब होता है 100 में से 10 खर्च कर देना। तो आपको दो पहलू एक साथ में देखने हैं। अगर 10% खर्च कर दिया तो बच कितना गया, तो 90% बच गया। जैसा कि आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि किसी विद्यार्थी की कॉपी में यहाँ पे लिखा हुआ है 9/10, इसका मतलब 10 में से 9 नंबर वह प्राप्त कर चुका है। तो कितने बच गए, कितने लाने और थे उसको, तो 1 लाना था, मतलब 1/10 और बच चुका है। मतलब वो अगर ले आता तो पूरे नंबर उसके आ जाते। तो वही बात यहाँ पे है कि 10% खर्च कर दिए, इसका मतलब बच कितने गए 90%। आपको तो बचत ही ज्ञात करनी है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे बचत। इस 100 रुपए का 10 खर्च कर दिया तो कितना बच गया 90%। तो 90/100, 90 और प्रतिशत आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 रुपए थे और इसका 90% बच गया। फिर जो बच गया उसका 20% पुनः खर्च करना है। तो 20% खर्च करेंगे तो पुनः कितना बचेगा 80%। तो बचे हुए का 80% फिर से बचेगा। या आप यहां लिखना चाहें तो ये जो बचा हुआ है इसका 80% का मतलब 80/100, ये फिर से बच गया। मतलब हर बार आपको जो बच जाए उसको पुनः कितना मान लेना है 100% मान लेना है। और फिर ये पुनः 100% और बचे हुए का 100% का तीसरा मद खर्च करना है 30%। 30% खर्च करने का मतलब 100 में से 30 खर्च कर दिया 70 बच गया। तो इसका फिर से कितना बचाना है 70%, मतलब 70/100। या आप ऐसे लिख सकते हैं का 70%, ये आ गई बचत। अब इसी को देखो हम इस रूप में लिख लेते हैं। ये 100 का मतलब गुणा 90 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। का मतलब पुनः गुणा और 80 और प्रतिशत का चिन्ह हटाया बट्टे में 100 आ गया। का मतलब गुणा 70 और प्रतिशत का चिन्ह हटाया पुनः 100 आ गया। अब आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाती है, इसको आपको बचाना है। आपको ये लिखना है, कैलकुलेशन करेंगे 1 2 3 4 5 जीरो से 2 2 4 और 1 5 जीरो कट चुके हैं।
अब इसको गुणा करते हैं तो देखो, या तो ऐसे गुणा कर लो, 7 8 56, 56 को 9 से गुणा कर लो, या फिर 8 9 72 हो गया, 72 को 7 से गुणा कर लो, 504 आएगा और उसमें 10 का भाग देंगे, 50.4 आएगा। ये 50.4 क्या आएगा? ये आएगी अंतिम मान, मतलब बचत। बचत आएगी, मतलब अंतिम मान आएगा। आप इसको लिख सकते हैं बचत 50.4। अब आपने अगर आय को 100 रुपए माना है तो 100 में से जितना बच जाता है वही प्रतिशत बचत कहलाती है। एग्जाम के लिए ये तरीका आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्ट ये लिखेंगे और उसके बाद में आप उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा तरीका? अगर आपको तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करने से क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो उससे और ज्यादा मेहनत करूंगा और आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो लिखेंगे इससे अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मनोरंजन पर, शेष का 30% शिक्षा पर, शेष का 40% व्यवसाय पर खर्च करता है, व्यवसाय पर खर्च करता है, तो वह कुल कितने प्रतिशत खर्च करता है? तो वह कुल कितने प्रतिशत खर्च करता है? अब हम बेसिक तरीका यूज करने वाले हैं जहां पे आप सूत्र लिखेंगे कि अंतिम मान बराबर क्या होता है। बार बार सूत्र इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो अंतिम मान बराबर क्या होता है, प्रारंभिक मान कोष्टक 100 प्लस माइनस एक्स बट्टे 100 और उसके बाद में 100 प्लस माइनस वाई बट्टे 100, उसके बाद में 100 प्लस माइनस जेड बट्टे 100। अब अंतिम मान का मतलब तो क्या होता है, बचत होती है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। प्रारंभिक मान का मतलब आय होती है। अब आपको क्या पूछ लिया, खर्च कितने प्रतिशत करता है? तो खर्च का मतलब आता है कि आय में से कितना बचा लिया उसको घटा दो। तो यहाँ पे जो बचत आएगी उसको आय में से घटाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति है और मैं कहूं उसके पास में 100 रुपए थे, 100 में से मान लीजिए उसने 40 रुपए बचा लिए, तो इसका मतलब कितने रुपए खर्च कर दिए? तो 100 में से 40 बच गए, तो 100 में से 40 घटा दो, बाकी जो 60 रुपए है वो उसने खर्च कर दिए। तो हम पहले इसकी बचत ज्ञात कर पाएंगे। प्रारंभिक मान नहीं दे रखा तो कितने मान लो, 100 रुपए। पहला खर्चा 30 का तो कितना बचेगा, 70 बट्टे 100। दूसरा खर्चा 40 का तो 100 माइनस 40 हो जाएगा 60 और बट्टे 100। तीसरा खर्चा कितने का, एक छोड़ दिया क्या, कोई दिक्कत नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले लिख लो बाद में लिख लो, एक ही बात है। 20 का तो 20 घटाएंगे 100 में से तो 80 बट्टे 100। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और आप शुरुआत में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, वो गुणा होके आपस में सेम आएगा। 2 जीरो ये कट गए, 1 2 2 जीरो कट गए, 0 0 कट गया। अब आप इसको देखो गुणा करेंगे, 8 छिके 48, 48 को 7 से गुणा कर लो, आपके पास में हो गया 48 गुणा 7 और बट्टे में 10 बचा हुआ है। तो 7 8 56 का 6 हो गया, हासिल 5 और 7 के 28 और 5 हो गए 33। ये 33.6 क्या आ गई, बचत आ गई। और ये प्रतिशत में आएगी, क्यों? क्योंकि आपने आय कितनी मानी थी, 100 रुपए, तो 100 में से 33.6 रुपए उसने बचा लिए। इसका मतलब खर्च कितना कर दिया, तो 100 में से बचत को घटा दो, क्योंकि खर्च बराबर, देखो दो चीजें होती है, तीन चीजें होती है, आय बराबर खर्चा कितना कर लिया और बचत कितनी कर ली, उनको अगर जोड़ते हैं तो आय आ जाती है। अब आपको अगर मान लीजिए खर्चा ज्ञात करना है तो बचत का पक्षांतरण कर लो, तो आय माइनस बचत बराबर खर्च। ये बच्चों वाली बातें होगी, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आय में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे बचत को 33.6 को, तो कितना बचेगा? तो 100 में से अगर आप 33 घटाते हैं तो 67 बचता है, उसमें से 0.6 और घटाते हैं तो 66.4% बचता है। तो ये हो गया कितना खर्चा, इतना प्रतिशत, 66.4% वह व्यक्ति खर्च कर देता है। बहुत ही आसान है और अच्छा सवाल है। अब देखते हैं कि इससे संबंधित और प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो हमेशा शेष पर होती है। कैसे समझाते हैं, देखो। जब भारत आजाद हुआ
उस समय हमारे जो परदादा थे वो हमारी उम्र के थे। जब भारत आजाद हुआ उस वक्त हमारे परदादा अपनी उम्र के थे जिस उम्र में हम लोग हैं। अब परदादा का जो वंश है वो बढ़ेगा और यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई और जो दादा वाली पीढ़ी है वो आई। उसके बाद में जो वृद्धि होगी क्या वो परदादा से होगी या फिर दादा से होगी? दादा से। दादा से फिर आया पिताजी वाला ग्रुप, मतलब ये पीढ़ी आई। पिताजी वाले ग्रुप के बाद में हम आए और अब जो वृद्धि हो रही है वो हमारे ग्रुप से आगे की तरफ हो रही है और उसके बाद में जो वृद्धि होगी वो शेष जो बचेंगे पुत्र वहां से होगी, मतलब जो पौत्र वगैरह आएंगे। आप देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि ऐसे नहीं कि केवल परदादा से बढ़ रहे हैं और बाद में नहीं बढ़ रहे, नहीं, परदादा से यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, मतलब जो बच जाएगा। अब मान लीजिए परदादा थे एक, उस वक्त 5-5 पुत्र हुआ करते थे, दादाजी थे 5, उसके बाद में थोड़ी जनसंख्या वृद्धि है वो उस वक्त तो इतनी ही लगभग चलती थी, प्रत्येक के 5-5 बेटे तो कितने हो गए 25। अब पिताजी 25 भाई है, अब 25 भाइयों के सबके देखेंगे तो 5-5 नहीं है, 2-2 3-3 है, तो औसतन देखें तो 3-3 है, तो अपन जो है वो 75 भाई है, 75, प्रत्येक के 3-3 के हिसाब से। अब अपनी पीढ़ी में क्या हो रहा है लगभग 2-2, तो 150 और आने वाली पीढ़ी में एक पे ही काम चल जाएगा, तो ये 150। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो जनसंख्या जो वृद्धि है वो बहुत ज्यादा है, मतलब प्रतिशत जो है वो बहुत ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है वो ज्यादा है और अब जो प्रतिशत है वो गिर रहा है, जो जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज है वो गिर रहा है, लेकिन प्रतिशत गिर के भी देखो वृद्धि कितनी हुई 75 से 150, मतलब 75 लोग बढ़ गए और यहाँ पे जनसंख्या जो प्रतिशत है वो ज्यादा है, मतलब 400% की यहाँ पे वृद्धि हुई, यहाँ पे केवल 100% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे 400% की वृद्धि होके भी जो संख्या है वो कम बढ़ी, लेकिन अब 100% की वृद्धि होके भी जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो इसी कारण से आंकड़ों में ये आता है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो तो कम हो रही है, मतलब जो रेट है ना, जो मान लो जो दशकीय वृद्धि दर है जैसे राजस्थान की 21.3 है तो वो घटी है, लेकिन जनसंख्या है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो वृद्धि हो रही है वो जो अब आ रहे हैं उस पे हो रही है, अगर यहां से वृद्धि होती तो फिर वो जनसंख्या घट जाती, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि भी हमेशा शेष पर होती है, तो जहां शेष पर वृद्धि हो ऐसी कंडीशन में आपको वही सूत्र यूज करना है जो आपने अभी आय व्यय और बचत वाले में किया था। तो लिखेंगे एक सवाल, ऐसे सवाल आपने कई बार एग्जाम में देखे होंगे, लिखेंगे एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, शहर की जनसंख्या में शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। तो वही तरीका देखेंगे, अंतिम मान बराबर, आप लिखेंगे प्रारंभिक मान कोष्टक 100 प्लस माइनस एक्स बट्टे 100, 100 प्लस माइनस वाई बट्टे 100, 100 प्लस माइनस जेड बट्टे 100। अंतिम मान का मतलब होता है बढ़ी हुई जनसंख्या, मतलब बाद वाली जनसंख्या, और प्रारंभिक का मान का मतलब होता है शुरुआत में जनसंख्या, ये तो बाद वाली जनसंख्या और प्रारंभिक मान का मतलब शुरुआत वाली जनसंख्या। अब हम सूत्र में मान रखते हैं, अब वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, इससे हम यहां लिखें या यहां लिखें ये डिपेंड करता है कि शहर सवाल में क्या पूछा गया है। तो सवाल में पूछा गया है कि 3 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी, इसका मतलब अंतिम मान का मान पूछा गया है, तो वर्तमान जनसंख्या शुरुआत वाली जनसंख्या होगी, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। वर्तमान से पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे, एक पर्सन अभी आपको बताऊंगा। देखो तो आपको ये देखना है कि बढ़ने के बाद वाली पूछी है तो वो यहाँ आएगी और शुरुआत वाली पूछी है तो वो यहाँ आएगी,
तो देखेंगे शुरुआत में जनसंख्या कितनी 10,000, अब बढ़ने के बाद में पूछिए, इसका मतलब अंतिम मान का मान पूछा है। प्रति वर्ष 10% की वृद्धि, और ये कितने साल तक वृद्धि होगी, 3 साल तक। 3 साल बाद में शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी वो आपको बताना है। तो कितने स्टेप आपको यूज करने हैं, 3 स्टेप। 10% की वृद्धि तो 100 + 10 हो जाएगा 110/100, और ये स्टेप 3 बार आएगा, तो 3 बार आप लिखेंगे 110/100, 110/100 और 110/100। कैलकुलेशन करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कटे, 1 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 11 गुणा 11 गुणा 11 होता है 1331। 11 का क्यूब होता है 1331। एक ये जीरो हो गया तो 13,310 हो गया। ये क्या हो गया, अंतिम मान, मतलब बढ़ने के बाद में जनसंख्या, अर्थात 3 वर्ष बाद जनसंख्या। कौन सी आ गई, 3 वर्ष बाद में जनसंख्या आ गई। अब इसी सवाल को उल्टा भी पूछा जा सकता है, और ज्यादातर एग्जाम में सवाल है वो उल्टा ही पूछा जाएगा। कैसे, देखो आपको देगा कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो 10,000 ना देके आपको देगा 13,310। फिर कहेगा शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष यहां पे लिखेगा पूर्व, 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। सेम सवाल, तो आप चेंज करके लिखेंगे सेम सवाल को वापिस। उसमें देखो सूत्र तो सेम यही काम में लेना है, लेकिन इस बार आपको क्या लिखना है, तो मैंने आपको बताया अंतिम मान का मतलब होता है बढ़ने के बाद वाली जनसंख्या, और प्रारंभिक मान का मतलब होता है कि शुरू में जनसंख्या कितनी थी। अब सवाल को आप पढ़ेंगे तो एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 13,310 है। शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी, जनसंख्या क्या थी। ये लो सवाल चेंज कर दिया, तो 3 साल पहले का पूछा है, तो बताइए अंतिम मान पूछा है या प्रारंभिक मान पूछा है। आप सब जानते हैं 3 साल पहले का पूछा है, इसका मतलब प्रारंभिक मान पूछा है। इस बार आपको यहां वाले मान को अक्स मानना होगा। वृद्धि हो के कितनी हो गई, 13,310। इसका मतलब अंतिम मान हो गया जनसंख्या का 13,310। अब इस प्रारंभिक मान में वृद्धि हुई 10% की, 110/100, और ये वृद्धि 3 साल तक हुई 110/100, तब जाके ये ऐसा हुआ। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे एक्स का मान वही आएगा जो पीछे वाले सवाल में था, तो एक्स का मान आ जाएगा 10,000। ठीक, इसका मतलब 3 साल पहले शहर की जनसंख्या थी 10,000, उसमें 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो ऐसे बढ़ी। देखो पहले जनसंख्या थी 10,000, एक साल बाद में हो गई 11,000, क्योंकि 10,000 का 10% होता है 1,000। 1,000 की वृद्धि हुई, तो 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो हो गया 11,000। अब जो 11,000 है इस पे 10% वृद्धि होगी, तो 11,000 का 10% होता है 1100, तो 11,000 में 1100 जोड़ेंगे तो 12,100। अब ये जो 12,100 है इसमें फिर से 10% की वृद्धि होगी, तो 12,100 में 10% की वृद्धि करेंगे तो आएगा 1,210। अब आप 12,110 में 1,210 जोड़ेंगे तो 13,310 हो जाएगा, जो वर्तमान की जनसंख्या आ जाएगी। ठीक, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। प्रारंभिक मान का मतलब होता है जो पहले थी वो, और अंतिम मान का मतलब जो बढ़ने के बाद में हो गई वो। बस सवाल को देखो कि क्या पूछा गया है। अगर पहले की पूछा गया इसका मतलब प्रारंभिक मान का मान पूछा है, और बढ़ने के बाद वाला पूछा इसका मतलब अंतिम मान का मान पूछा है। एक सवाल चलो और देखते हैं। देखो लिखेंगे एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 14,400 है। इस शहर की जनसंख्या वृद्धि दर 20% वार्षिक हो तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। तो वही तरीका, अंतिम मान बराबर क्या होता है, प्रारंभिक मान कोष्टक 100 ± x/100, 100 ± y/100 और 100 ± z/100। अब आपको इसमें मान रखना है। आपको 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या पूछी है, इसका मतलब प्रारंभिक मान का मान पूछा है।
ये मान लिया x। इसमें 20% वार्षिक का मतलब होता है हर साल, प्रति वर्ष 20% की वृद्धि, तो 120/100, और ये 2 साल तक हुई तो 120/100। ऐसा करने के बाद में वर्तमान में जनसंख्या होगी 14,400। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है, 12 गुणा 12 होता है 144। 144 से ये कटेगा कितनी बार, एक बार, ये 2 जीरो यहाँ रह जाएंगे। ये 100 इससे गुणा होगा तो x का मान हो जाएगा 100 गुणा 100 कितना, 10,000। x का मान आ गया 10,000। इसका मतलब अंतिम मान जो प्रारंभिक मान है x, उसका मान आ गया 10,000। तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या थी 10,000, उसमें 20%, फिर 20% की वृद्धि हुई, तब जाके जो जनसंख्या है वो कितनी हो पाई थी, 14,400। तो आपको शुरू वाली पूछिए तो 10,000 उत्तर आ गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब आपने देखा होगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें जो वृद्धि होती है वो भी शेष पर होती है। थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, पूरा डिटेल से हम जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आपको कोई भी सूत्र यूज नहीं करना होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज जरूर पढ़े आप, अलग ही तरीके का पढ़ाऊंगा आपको, और एक बार पढ़ लोगे तो लाइफ में कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना कभी भूलोगे। बहुत आसान तरीका बताऊंगा और कम से कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपए उधार लिए। अब मान लीजिए वो जो ब्याज की दर है वो 10% रखता है, तो एक साल बाद में ये 100 रुपए बढ़ के हो जाएंगे 110 रुपए, मतलब ये मिश्र धन हो गया। अब आप एक साल में पैसे नहीं चुका पाते हैं, आपको क्या करना होगा, इस बार 110 रुपए पे ब्याज चुकाना होगा। मतलब यहाँ पे जो ब्याज में वृद्धि होगी वो पहले तो मूलधन पे हो रही थी, लेकिन एक साल बाद में जो वृद्धि होती है वो इस मिश्र धन पे होती है। इस बार आपके ब्याज लगेगा वो 11 रुपए लगेगा, और आपको कुल मिला के 121 रुपए भुगतान करना पड़ेगा, मतलब चुकाना पड़ेगा। अगर आप अब भी नहीं चुका पाए तो पुनः आपको 121 रुपए पे ब्याज देना पड़ेगा, और पहले जहां 100 रुपए पे ब्याज देना पड़ रहा था उसकी जगह अगली साल 110 पे, उससे अगली साल 121 रुपए पे ब्याज देना पड़ता है। और आपने देखा कि यहाँ पे ब्याज के केवल 10 रुपए लग रहे थे, यहाँ पे 11 रुपए लग रहे हैं, और यहाँ पे और भी ज्यादा रुपए आपके लगेंगे। तो आपने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज में भी जो वृद्धि होती है वो मिश्र धन पर होती है, मतलब शेष पर होती है। शेष का मतलब हो जाता है एक साल बाद में मूलधन में ब्याज जोड़ के फिर जो मिश्र धन प्राप्त होता है उस मिश्र धन पे वृद्धि होने लग जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी आप यही सूत्र यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैं यह सूत्र क्यों यूज करूं, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो बना बनाया सूत्र भी तो होता है। तो मैं कहूं कि अगर आपको ब्याज की दर अलग अलग दे दी जाए, जैसे कहा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले वर्ष 5% ब्याज की दर है, दूसरे साल 10% है, और तीसरे वर्ष 15% वार्षिक वृद्धि दर है या ब्याज दर है, तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन कितना हो जाएगा, या आप ब्याज का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वैसी कंडीशन में आपका जो सूत्र है वो फेल हो जाएगा और आपको इसी तरीके से सरल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एक सवाल, देखो, एक व्यक्ति 10,000 रुपए उधार लेता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष 15% हो, तो 3 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा। तो इसमें भी आपको वही सूत्र यूज करना है, बार बार मैं सूत्र लिखूंगा। अंतिम मान बराबर क्या होता है, बोलिए, प्रारंभिक मान कोष्टक 100 प्लस माइनस x बट्टे 100, उसके बाद में 100 प्लस माइनस y बट्टे 100, और उसके बाद में 100 प्लस माइनस z बट्टे 100। अब ये तो ऑनलाइन क्लासें चल गई, एक बार ही लिखना पड़ रहा है, यही क्लास बार बार चलती रहेगी। एक बार रीट वालों को पढ़ा दिया तो सारे रीट वाले वो इसी को देखते रहेंगे, एक बार एसएससी वालों को पढ़ा दिया तो एसएससी वाले सारे एक बार देखते रहेंगे। ऑफलाइन क्लास में तो एक दिन में भी 10-10 बार इसको लिखना पड़ता था। जैसे 10 अलग अलग बैच चल रहे हैं तो 10 बैच में अलग अलग बार लिखो, तो सोचो कि मैं कितनी बार ये सूत्र लिखता था। तो
आपको तो केवल एक ही बार लिखना है। ठीक, तो एक व्यक्ति 10,000 रुपए उधार लेता है, इसका मतलब जो प्रारंभिक मान था वो 10,000 रुपए था, मूलधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज वाले में अंतिम मान का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है, कि वो बढ़ के अंत में कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। प्रारंभिक मान का मतलब क्या होता है, मूलधन होता है। शुरुआत में जो उधार लिया था वो मूलधन होता है। अब इसमें मान रखना है, मूलधन कितना रुपया है, तो 10,000 रुपया है। पहले वर्ष वृद्धि कितने की, 5% की, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105/100। दूसरी साल जो ब्याज की दर है वो शेष पर बढ़ेगा, क्योंकि मिश्र धन ये हो गया, और इस मिश्र धन पे 10% ब्याज और लगेगा, तो फिर कितना मिश्र धन हो जाएगा, 10% की वृद्धि करनी है तो 110/100। तीसरे वर्ष जो ब्याज की दर है वो 15% है, तो 115 और बट्टे में लिखेंगे 100। ऐसा करने से आपके पास में मिश्र धन का मान आ जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो कट चुके हैं, इन 2 जीरो से करते हैं क्या, नहीं, तो एक जीरो को काट देते हैं और बाकी को हम रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बचेगा, 105 गुणा 11 और गुणा 115 और बट्टे में कितना, 10। इस 10 को मत काटना, 10 को काटने से दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि जीरो नहीं कट रहा है, तो 10 को रहने दो, जो आए उसके फिर पॉइंट लगा देना। तो सबसे पहले आप देखो गुणा करेंगे 115 को 100 से, तो 11,500 हो जाएगा, 11,500। फिर 115 को 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 115 को अगर 5 से गुणा करते हैं, तो 100 को 5 से गुणा करते हैं तो होता है 500, तो 11,500 और 500 होता है 12,000। 12,000 तो वो हो गया, और अब आप 15 को 5 से गुणा करते हैं तो 15 और 5, 15, 5, 75, 12,075। 12,075 को 11 से गुणा करना है, 12,075, इसको गुणा करना है 11 से। तो गुणा करेंगे 11 से, तो देखो कैसे गुणा करना है, इजी तरीका, आप ये लास्ट वाला लिखेंगे 5, दोनों का जोड़ लिखेंगे, 7 और 5 12 का हो गया 2, हासिल की 1, और 7 और वो 1 हासिल की हो जाएगा 8, फिर ये 0 और 2 हो जाएगा 2, और उसके बाद में 2 और 1 हो जाएगा 3, और ये 1 है वो लास्ट में लिखेंगे, ये 13,282.5 उत्तर है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपने देखा होगा कि गांव में कई व्यक्ति पुराना ट्रैक्टर खरीदते हैं, वो पुराना ट्रैक्टर क्यों खरीदते हैं, उसका कारण क्या है, किसान भाई होते हैं वो पुराना ट्रैक्टर खरीदते हैं, और उसका कारण क्या है, जैसे पुराना ट्रैक्टर मान लीजिए 3 लाख रुपए में खरीदा, ठीक, इसकी बजाय अगर वो नया ट्रैक्टर खरीदते और मान लीजिए उदाहरण के लिए 6 लाख रुपए में वो खरीदते, तो पहली साल इसके मूल्य में कमी आती, और 1 साल बाद में अगर वो इसको बेचते तो वो कितने में बिकता, 5 लाख रुपए में। जबकि पुराने ट्रैक्टर को 3 लाख में खरीदा, 1 साल बाद में बेचेंगे तो वो 2,80,000 रुपए में बिक जाएगा। अब यहाँ पे 1 लाख रुपए की कमी आ गई, जबकि यहाँ पे मात्र 20,000 की ही कमी आई है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कमी है वो 6 लाख पे हुई है, और यहाँ पे जो कमी है वो 3 लाख पे हुई है। तो मशीन जो होती है वो जितनी पुरानी होती है उसके मूल्य में जो कमी की दर है वो उतनी ही कम होती है। आप नई कार खरीदेंगे, बिल्कुल नई कार, मान लीजिए 10 लाख रुपए में आपने शोरूम से एक नई गाड़ी निकलवाई, आप 1 साल बाद में बेचेंगे तो 8 लाख में ही बिकेगी। अगर आप 2 साल बाद में बेचेंगे तो वो जैसे 7 लाख रुपए में ही बिकेगी, 3 साल बाद में बेचेंगे तो वो 6.5 लाख में ही बिकेगी। लेकिन अगर आप यहां से खरीदते हैं, जैसे 7 लाख रुपए में पुरानी कार खरीदते तो वो 6.5 लाख में बिकती, तो यहाँ पे केवल 50,000 रुपए की ही कमी है, जबकि यहाँ पे 2 लाख की, फिर 1 लाख की, फिर 50,000 की। तो यहाँ पे जो कमी होती है वो भी जो शेष मूल्य है उस पर होती है। जैसे सीधा सीधा कहूं कि मान लो 20% की कमी होती है तो 2 लाख सीधे कम हो जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे 7 लाख से कम करेंगे तो 7 लाख का 20% 1,40,000 ही होता है, तो यहाँ पे ज्यादा रेट होगी, मतलब नई मशीन की कीमत ज्यादा होती है तो उसमें जो शुरुआत में कमी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पुरानी मशीन की कीमत कम होती है तो उसमें जो कमी होती है वो कम होती है। तो मशीन के मूल्य में भी जो मूल्य बचता है उसी पे कमी होती है, अर्थात शेष में कमी होती है। तो मशीन के मूल्य में जो कमी होती है उसको मूल्य ह्रास कहते हैं, और मूल्य ह्रास भी शेष पर होता है, उसमें भी आपको सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। तो एक सवाल और लिखेंगे, एक मशीन का वर्तमान मूल्य, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 1,600 रुपए है, छोटी मशीन है कोई, इसके मूल्य में
प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसमें भी वही सूत्र यूज करेंगे। अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान कोष्टक 100 प्लस माइनस x बट्टे 100, 100 प्लस माइनस y बट्टे 100, 100 प्लस माइनस z बट्टे 100। ठीक, अब देखें मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा 2 साल बाद में, इसका मतलब अंतिम मूल्य, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुरानी मशीन का मूल्य, और यहाँ पे प्रारंभिक मान का मतलब होता है नई मशीन का मूल्य। तो नई मशीन का मूल्य कितना था? 1600 रुपए। इस बार मूल्य में 10% की कमी होती है, आप इसको डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं या मूल्य ह्रास भी बोल सकते हैं। 10% की कमी, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो 90/100। ये कमी कितने साल तक करनी है? 2 साल तक। तो पुनः है 100 माइनस 10 मतलब 90/100। कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट चुके हैं। 9 9 में 81, 81 को 16 से गुणा करेंगे, 16 गुणा 81, तो उत्तर आ जाएगा। तो 2 साल बाद में इस मशीन का मूल्य क्या होगा वो आपके पास में आ जाएगा। अब आपको पुरानी मशीन का मूल्य देकर फिर नई मशीन का मूल्य भी पूछा जा सकता है, उसमें आप यहाँ पे लिखेंगे अंतिम मान, मतलब पुरानी मशीन का मूल्य बराबर नई मशीन के मूल्य को x मान लेना, और जो कमी हुई है उसके हिसाब से सवाल सरल कर लेना। अब ये तरीका और कहाँ पे यूज होता है? तो एक जगह और होता है, जहां पे मान लीजिए ए व्यक्ति है कोई, और उस व्यक्ति ने कोई वस्तु बी को बेची, जैसे 10% लाभ पे या हानि पे, फिर बी ने सी को बेच दी, फिर सी ने डी को बेच दी, फिर डी ने ई को बेच दी। तो जैसे एक व्यक्ति है ए, इसने कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची बी को। अब ये जो बी है, मान लो ए ने वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी और 10% लाभ पर बी को बेच दी, इसका मतलब 110 रुपए में बी को बेचेगा। अब ये जो 110 रुपए है वो बी के लिए तो क्या है? क्रय मूल्य, और ए के लिए क्या है? विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे बी मान लीजिए इसको 10% लाभ पर बेचता है, तो बताइए वह 110 के हिसाब से 10% लाभ कमाएगा या 100 के हिसाब से? आप सब जानते हैं कि लाभ और हानि जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो जो ए के लिए विक्रय मूल्य था 110 रुपया, वो इस बी के लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब जो लाभ या हानि होगी वो इस नए वाले क्रय मूल्य पे होगी। तो नया जो क्रय मूल्य है वो 110 है, इसका मतलब यहाँ पे शेष जो राशि हो जाती है उसी पे वृद्धि या कमी करनी है। अब मान लीजिए 110 में 10% वो लाभ कमाएगा, तो 11 रुपए का लाभ कमाएगा, तो वो सी को बेचेगा 121 रुपए में। 121 रुपए में किसको बेचा? सी को। अब यहाँ पे मान लीजिए सी इसको 10% हानि पर बेचता है, माइनस लगा दिया मतलब हानि, डी को बेचता है। अब सी 10% हानि पर बेचेगा, तो सी के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वो इस डी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, अर्थात इस वस्तु का जो अंतिम मूल्य होगा वो इस डी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। एक लास्ट सवाल लिखेंगे, ए किसी वस्तु को 2000 रुपए में खरीदता है, इसे 10% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 20% लाभ पर सी को बेचता है, सी इसे 20% हानि पर डी को बेचता है। तो बताइए डी इसे कितने रुपए में खरीदेगा? तो बताइए डी इसे कितने रुपए में खरीदेगा? तो यहाँ पे जो लाभ या हानि होगी वो आगे से आगे जो वस्तु का नया मूल्य होता जाएगा उसके हिसाब से होती जाएगी। तो शेष पे वृद्धि या कमी वाला सूत्र लगाना है।
तो वही सूत्र, अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान 100 प्लस माइनस x बट्टे 100, 100 प्लस माइनस y बट्टे 100 और 100 प्लस माइनस z बट्टे 100। अब यहाँ पे लाभ के लिए प्लस का चिन्ह यूज करना है और हानि के लिए माइनस का चिन्ह यूज करना है। तो ए ने किसी वस्तु को 2000 रुपए में खरीदा, इसका मतलब उस वस्तु का प्रारंभिक मान मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 2000 रुपए है। अब इसे वो 10% लाभ पर बी को बेचता है। 10% लाभ का मतलब हो गया 110 बट्टे 100। अब बी इसे 20% लाभ पर सी को बेचता है, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 120 बट्टे 100। फिर सी इसे 20% हानि पर, हानि के लिए चिन्ह यूज होगा माइनस, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 बट्टे 100। ये बेचेगा डी को। अब पूछा गया है डी ने कितने में खरीदा, तो अंतिम जो वस्तु का मूल्य होता है उस पे डी ने खरीदा है, मतलब जो लास्ट में सी ने बेचा, मतलब सी के लिए जो लास्ट विक्रय मूल्य है वो डी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा और उस वस्तु का अंतिम मूल्य हो जाएगा। तो अंतिम मान ही आपको ज्ञात करना है। कैलकुलेशन करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो, इससे ये चौथा जीरो और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट चुके हैं। अब आपके पास में बचा है 12, 12 गुणा 8 हो जाएगा 12 अंटे 96, 96 को 2 से गुणा किया तो हो गया 192। अब 192 को 11 से गुणा करना बहुत ही ज्यादा आसान है, ये लास्ट वाला लिखेंगे 2। अब 9 और 2 को जोड़ेंगे, 9 और 2 हो गए 11, 11 का हो गया 1। अब इन 2 को जोड़ना है, 9 और 1 हो गए 10, 10 में एक वो हासिल जुड़ेगी तो 11, 11 का बच गया 1। अब ये जो लास्ट वाला 1 है इसमें वो 1 जुड़ेगा तो जाएगा 2, ये हो गए 2112। उस वस्तु का जो लास्ट में मूल्य है 2112 रुपए हो जाएगा। मतलब सी के लिए ऐसा पूछा जाए कि सी ने उस वस्तु को कितने में बेचा तो 2112 में, या पूछा जाए कि डी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा तो 2112 रुपए में। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जब शेष पर वृद्धि या कमी होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सूत्र यूज करना है, और ये सूत्र कहां कहां पे यूज करना है ये सारी चीजें आपने समझ ली है। बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।